नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। 30 नवंबर को एग्जिट पोल के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का एक जाना माना चेहरा संदीप श्रीवास्तव, जिनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो हालात जिन पर चर्चा कम हुई, वो हालात जो चुनाव की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त हैं। संदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने दशकों तक प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पत्रकारिता को जिया है, जमीन पर जाकर उन्होंने जो अध्ययन किया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो उनके पास जानकारियां हैं, वो आम जनता के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ की राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। संदीप जी नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रपोस्ट के जनमंच में। चुनाव को लेकर जो क्यूरियोसिटी बनी हुई है, परिणामों को लेकर जो चर्चा हो रही है, काफ़ी चर्चा हो गई है। अब कल शाम की बात है, एग्जिट पोल आ जाएगा। हमारे पास भी अपडेट्स हैं, सर्वे रिपोर्ट है। हम किसी फिलौदी बाजार के सट्टे की और ऐसे सर्वे की बात नहीं करेंगे जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो। ग्राउंड पर आपने काम किया, दशकों तक आपने इसमें अध्ययन किया। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चुनाव किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा की जहाँ तक बात है, उसके जो परिणाम हैं वो चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने से ऐसा ये कि सत्ता परिवर्तन की तरफ छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने, खासकर महिलाओं ने वोट किया है, ये तय बात है। ये तो मोहर लगी हुई है। बस ये है कि मतपेटी खुलने की देर है। अच्छा, तो आप एक तरह से भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। भविष्यवाणी, चौंकाने का आशय, चौंकाने का आशय सत्ता परिवर्तन से। सत्ता परिवर्तन हो गया ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या होता है, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार जो बनेगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का योगदान 100% रहेगा। क्योंकि जो योग जो बने हैं वो न सिर्फ ज्योतिषी, बहुत सारे जो पंडितों ने जो भविष्यवाणी की है वो भी इसमें आपको 3 तारीख की शाम तक देखने को मिल जाएगी। देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं वो कुछ उलझी हुई लग रही है। उलझी इसलिए लग रही है, देखिए क्या होता है राजनीति में, अगर मैं पत्रकार होकर अगर स्टैंप अगर वो करूँगा, लगा दूंगा, तो एक तटस्थता की जो बात है वो खारिज हो जाएगी, है ना। क्या होता है कि तटस्थ हूँ मैं, इसलिए इस चीज़ को। आपने जो चौंकाने वाली बात करी तो जाहिर तौर पर हर किसी को मालूम था कि कांग्रेस का पलड़ा शुरू में भारी है। बाद में अचानक ऐसा कुछ क्या हुआ, कोई ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, जो बाद में काम करने लगा, जो महिलाओं का आपने विषय उठाया, हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करती रही और जिनका सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि इससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ताधारी कांग्रेस ने शुरू से कमजोर माना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद 21 जो प्रत्याशी घोषणा, इसको आप क्यों नहीं मानते, स्वीकार क्यों नहीं करते कांग्रेस की अपर हैंड में भाजपा है, और आखिरी तक ये उलझते रहे। और निश्चित रूप से मान के चलिए पवन जी कि भीतरघात के जो परिणाम है वो कांग्रेस को डुबो देंगे। ये चीज इनपुट आपके पास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ऐसे चेहरों की जानकारी है, ऐसे नामों की जानकारी है जिन्होंने न केवल भीतरघात किया बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से मिले हुए थे। मैं पहली बार ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं उन नामों की जानकारी भी बहुत जल्दी दूंगा, क्योंकि अभी चुनाव परिणाम आने को है। 30 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे। आपके जो एग्जिट पोल आते हैं तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, जो कि 3 तारीख के जो मतगणना होगी उसके चुनाव परिणामों को लगभग बताने के लिए काफ़ी होंगे। फिलहाल मैं जानना चाहूँगा, कुछ विधानसभा के नाम है हमारे पास, जैसे मैं सबसे ज़्यादा पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है पाटन विधानसभा के बारे में। कुछ तस्वीरें आई थी, कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें आई थी, कुछ हैरान करने जानकारी आई थी। आपके पास क्या इनपुट है इसके बारे में? देखिए, राष्ट्रबोध के चैनल में ही मैंने देखा था, ये बात बहुत ही प्रखरता से सामने लाई गई थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि प्रचार की जो समय सीमा उसके समाप्त होने के बाद भी प्रचार कर रहे थे जी। मैं बड़े ही विनम्र होके, मुख्यमंत्री चूँकि कार्यवाहक भले हैं वो, लेकिन ऑन पावर हैं, ये कहना चाहूँगा, क्या उन्हें नहीं मालूम कि निर्वाचन के क्या नियम हैं, वो क्या संकेत देना चाहते हैं जनता को, जनमत को,
जी। कि वो इस तरह प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? या अपने ही मैंने आप जिस प्रचार की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि दर्शक उस वीडियो को एक बार फिर से देखें। कुछ अलग अलग हमारे पास फुटेज आए हैं। हमने पिछली बार कुछ सीमित जानकारी दी थी। जो आरोप लगाए गए हैं, जो निर्वाचन आयोग को जो क्लिपिंग उपलब्ध करवाई गई है, जो खोल करके बात की गई है कि नौकरशाह कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लिए काम कर रहे हैं, इन आरोपों में क्या सच्चाई है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। कुछ कैमरे की तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। वहाँ स्थानीय जनता ने जो रिकॉर्ड करके हम तक उपलब्ध करवाया, वो आप वीडियो एक बार देखिए। पवन जी, एक बात आपको, चूँकि भूपेश बघेल की बात आई, जिन्होंने पूरे दमखम के साथ 5 साल छत्तीसगढ़ की राजनीति पर शासन किया, लेकिन जो 2.5 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी जनता देख रही है। जनता को मालूम है कि 2.5 साल बाद क्या होना था, है ना। और आप और राष्ट्रबोध की मैं तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने TS बाबा का भी इंटरव्यू दिखाया है। बहुत बेखौफ होकर बाबा ने कहा कि अब कांग्रेस भूल जाएगी कि 2.5 साल क्या होता है। तो इसके पीछे की राजनीति की गहराइयों को भी समझिए कि क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर खाने, है ना। जो भी परिणाम आएंगे वो तो भविष्य के गर्त में 3 तारीख के बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है और आम जनमानस का अंतर्मन भी ये जानता है कि सत्ता परिवर्तन किस तरह होता है। ये हम पिछले 2003 से देखते आ रहे हैं। मैं कुछ विधानसभा की बात करूंगा जिसमें महादेव सट्टे के पैसे लगने की बात भी सामने आई है, और ये आरोप बेहद गंभीर आरोप है। ईडी के पास भी कुछ इनपुट्स हैं और इंटेलिजेंस भी इस पर कुछ काम कर रही है, जैसे भिलाई विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा और आसपास दुर्ग ग्रामीण। इस बारे में मुझे जल्दी जल्दी जानकारी देते आएंगे जो आपके पास ग्राउंड पर जानकारी है कि इसमें क्या सच्चाई है। देखिए, सच्चाई को स्वीकार करना मेरा काम नहीं है, चूँकि मैं पत्रकार हूँ और हमारे पास जो इनपुट्स आते हैं वो पुख्ता रहते हैं। हम उन्हीं के आधार पे खबर डेवलप करते हैं। ज़रूरी है, चूँकि अब मैं टीवी मीडिया से हूँ तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता आज की डेट में। स्वीकार्यता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़ी हम देखिए, हम दावे से कह सकते हैं हमने कुछ दुस्साहस किया, जो भी बातें बताई डंके की चोट पे बताई। पुख्ता जानकारी होने का मतलब हम इसको मान लेते हैं कि वो जानकारी हमारी ओर से दी जा रही है, और बेहद ही जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हम ये जानते हैं इस बात को कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। महादेव सट्टा ऐप के जो मालिक हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उपल, जिन्होंने राष्ट्रबोध को और मेरे नाम से मुझे 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया, बावजूद इसके कि हमने खबरों को दिखाया, अब महादेव सट्टा का पैसा वैशाली नगर और भिलाई में लगा है। ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। और आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, जो चर्चा है, चर्चाओं का बाजार जो गर्म है कि 5-5 करोड़ रुपए इन विधानसभा पे फंडिंग की गई है। एक फिगर आया था समझिए। ये जो फंडिंग की गई है ना, अब वो कहाँ से की गई है क्या, ये हमारा विषय नहीं है। क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमारी सीमा हमें मालूम है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पे जो परिणाम जो है कितने प्रभावित होंगे, लेकिन जनता ने तो बढ़िया मलाई काटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तुम्हारी विजय हो, हमारी विजय हो, ना तुम्हारे ना हमारे। अब ये बात बताइए कि कथित रूप से मैंने जन्मदिन का भी आयोजन किया, कथित रूप से रुद्राभिषेक भी कराया जा रहा है, तो ऐसे अगर भोले प्रसन्न हो गए तो फिर क्या बात है। तो जन्मदिन के बहाने एक आयोजन होता है जहां जनता को पार्टी दी जाती है। पार्टी का आप समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग ग्रामीण की। एक चर्चा है कि यहाँ सेकंड CM बनते बनते रह गए, गृह मंत्री बन गए तामध्वज साहू। उनकी क्या स्थिति है? आज उनके निकटतम प्रतिद्वंदी या जो उनके सीधे टक्कर दे रहे थे ललित चंद्राकर, क्या आपको लग रहा है दोनों? क्या है, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में मंत्री जो हैं ताम्रध्वज साहू, जिस तेजी के साथ उन्होंने काम किया था, जिस योजनाबद्ध के साथ उन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया था रिसाली को नगर निगम बना के, है ना, उसमें वो पिछड़ तब गए कि जब फंडिंग के बाद भी वहाँ पे वो काम नहीं हो पाया जो चाहते थे और वहाँ के लोग जो चाहते थे। फंडिंग के बाद नहीं हो पाया तो आप समझ सकते हैं। और आप जो कहना चाह रहे हैं मतलब उसमें
फंडिंग के बाद नहीं हो पाया, मतलब भ्रष्टाचार हुआ, बिल्कुल। पैसे कहीं और लग गए। तो कुल मिलाकर के उनकी स्थिति कैसी लग रही है आपको? हारेंगे जीतेंगे? क्या होता है, मंत्री के यहाँ जो मैनेजमेंट जो दिखा, जो साफ तौर पे प्रबंधन जो है उसका जो रुख दिखा, वो कहीं ना कहीं अपनी हार स्वीकार कर चुके, मतलब वो उनकी स्थिति लूज है। अब मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग शहर की, जहाँ से अरुण वोरा के मुकाबले में है गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव कभी पार्षद रहे थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। इनके नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कुछ नाराज चल रहे थे, कुछ संचालकों को भी अलग किया गया। ऐसा करते हुए वहाँ चुनाव लड़े गए और दोनों तरफ से, कांग्रेस और भाजपा के, इन दोनों ही प्रत्याशियों से अपने ही कुछ नाराज थे। ऐसे में मामला थोड़ा रोचक हो गया था। आप मुझे बताएंगे कि क्या लग रहा है वहाँ पे? गजेंद्र यादव जो नाम है वो पार्षद नहीं बन पाए थे, चुनाव हार गए थे वो। नहीं, एक बार थे शायद। नहीं, चुनाव हार गए थे, जो मुझे पुख्ता जानकारी, मेरे घर के अगले ही वार्ड विद्युत नगर का जब निर्माण हुआ था तब वहाँ से उन्होंने चुनाव का वो किया था, लेकिन वो पराजित प्रत्याशी थे, छाया पार्षद के रूप में वो रहे। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया और मैनेजमेंट जो चुनाव संचालन की जो बात है, जो चूँकि हम वहाँ तक सक्रिय रहे हैं अंदर तक और जो जानकारियाँ हैं हमारे पास, वो कामयाबी नहीं हासिल का है जो चुनाव जीतने के लिए हासिल करनी चाहिए। देखिए, एक तो टिकट मिल जाना और चुनाव लड़ लेना, ये अलग बात होती है, और एक बेहतर प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ना वो अलग बात होती है। ये फ्रंट लाइन पे इसलिए इनका नाम चल रहा है क्योंकि कमोबेश यही स्थिति अरुण वोरा के साथ रही है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। मोतीलाल वोरा के देहांत के बाद ये चीज़ जो ये हो गई कि कई जो विरोधी हैं वो अरुण वोरा के खिलाफ मुखर हो गए, मदन जैन जैसे लोग। परिणाम क्या लग रहा है आपको दुर्ग में? परिणाम दुर्ग में जो है वो 19-20 नहीं, बिल्कुल 50-50 है फिलहाल। तो मामला फंसा हुआ लग रहा है, फंसा हुआ, पैच बिल्कुल फंसा हुआ। मैं भिलाई की बात कर रहा हूँ। प्रेम प्रकाश पांडे जी की पूरी साख दांव पे लगी हुई है। पिछले बार वो हार चुके थे लगभग 2800 वोटों से, काफ़ी कांटे का मुकाबला था। चूँकि कद्दावर शख्सियत है, भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे कई बार के, पटवा सरकार में मंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह सरकार में मंत्री थे। अब क्या स्थिति लग रही है उनकी? देखिए, यहाँ भी महादेव सट्टा का पैसा लगा है, ये जानकारी हमारे पास एक पुष्ट जानकारी है। इसकी जांच होगी तो सामान्य रूप से जानकारी निकल कर आ जाएगी। जी देखिए क्या होता है, आप जिस तरीके से ये स्पष्ट रूप से जो चैनल में बोलते हैं ना, ये दो टूक जो है इसको स्वीकार करना भी अपने आप में बड़ी बात है। रही भिलाई शहर विधानसभा की बात, देवेंद्र यादव जो पिछली बार जीते थे वो एंटी इनकम्बेंसी जो लहर थी जो कांग्रेस के पक्ष में थी, उसके कारण वो देवेंद्र यादव जीते थे। देखिए पूरा अभी क्या लग रहा है? हाँ, नहीं, पूरे 5 साल वो क्या किया उसको छोड़ दिया जाए, विषय नहीं है। देवेंद्र यादव ने बहुत बेहतर ढंग से प्रबंधन भी किया और खर्चा भी किया, लेकिन जो प्रेम प्रकाश पांडे की जो छवि है नागरिकों के बीच है, और जो हुडको का जो अभी रजिस्ट्री का जो मामला आया था, ये भी बहुत मायने रखता है। ये तो इस तरह की बात हो गई कि नल का कनेक्शन दे दिया और उसके बाद बोल दिया नहीं आप ये नल चलेगा, तो पानी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्लस माइनस क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसके पक्ष में? 100% बीजेपी जीतेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ वैशाली नगर की बात कर रहा हूँ, जहाँ दोनों ही कैंडिडेट नए थे। हालांकि एक नॉन चेहरा थे रिकेश सेन जो 5 बार के पार्षद थे, मुकेश चंद्राकर जो सीधे सत्ता पक्ष से जुड़े थे, और उनके चुनाव संचालन को भी काफ़ी हाई फाई बना दिया गया था। इनका क्या कहना है आपको? वैशाली नगर विधानसभा में रिकेश सेन जो हैं वो मुकेश चंद्राकर पे भारी हैं, क्योंकि परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 2 विधानसभा से भसीन जी वहाँ विधायक रहे हैं, और इस बार भी जो स्विंग जो है वो तमाम उसके बीच जो है वो रिकेश के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कवर्धा क्या लगता है? कवर्धा की बात तो आपने बहुत मैंने टफ चुनाव की बात कर दी। क्योंकि वहाँ हिंदू कार्ड खेला गया, एक प्रयोग किया गया, प्रयोगशाला बना दिया गया। अब मुझे बताएंगे कि कवर्धा में क्या लग रहा है? क्या है, देखिए जो मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है उसमें मोहम्मद अकबर कमज़ोर नहीं है, जो सूचनाएं मेरे पास है ना, लेकिन जो सूचनाएं मेरे पास हैं उससे पूर्णता इसलिए मैं स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि रिजल्ट जो है, मैं आज ही मेरी कई कवर्धा के पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट तो बीजेपी के पक्ष में आएगा। बीजेपी के पक्ष में आएगा। हाँ। समय बहुत कम है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाजू की विधानसभा की मैं बात करूंगा, पंडरिया की, जहां विश्वेश्वर पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में तैयार होते होते रह गए, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, संघ की पृष्ठभूमि जुड़े, एंड समय में आखिरी समय में भावना वोरा का नाम
तय कर लिया गया है, जिसे सीधे डॉक्टर रमन सिंह की रिश्तेदारी के साथ जोड़कर देखा गया। और पंडेरिया में भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग कर रही थी, कांग्रेस से भी ममता चंदाकर की टिकट काटी जो वहाँ की विधायक थी। वहाँ के परिणाम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पंडरिया से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, चंद्रवंशी जो हैं, उन जो भी हैं, वो उनकी तुलना में भावना वोरा ने बहुत तैयारी से चुनाव लड़ा और भावना वोरा 21 साबित हो रही है। 21 साबित हो रही है। अब मैं जल्दी से पूछना चाहूँगा कि साझा के बारे में काफ़ी चर्चा होती है और ये दावा किया जा रहा है कि रविंद्र चौबे इतने कद्दावर हैं, 9वीं बार लड़ रहे हैं, वहाँ पे 7 बार जीत चुके हैं। पवन जी, साझा विधानसभा चर्चित इसलिए है क्योंकि कद्दावर नेता रविंद्र चौबे वहां से चुनाव जी जी बिल्कुल है ना। और वहाँ पे ईश्वर साहू जो भी कद्दावर हो चुके हैं क्या चर्चा के कारण। जी, क्या होता है, बिरहनपुर घटना के बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी ने माहौल तैयार किया, वो आपको इस चुनाव के परिणाम में साबित हो जाएगा कि हिंदुत्व कितना प्रभावशाली है। ये छत्तीसगढ़ का संकेत देगा और ये पूरे भारतवर्ष के लोकसभा चुनाव को भी संकेत देगा। आप क्या संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल हिंदुत्व का रिजल्ट जो आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। 100% बीजेपी साझा में हावी हो रही है। अहिवारा में तो परिणाम बिल्कुल पक्ष में है। किसके? भाजपा के। आप लगातार भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करके कि कुछ फील नहीं, फील गुड वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं पाटन के बारे में नहीं बोला, मैंने सर्टिफाई नहीं किया कि विजय बघेल चुनाव जीत जाएंगे। दुर्ग के बारे में भी आपने? दुर्ग के बारे में मैंने 50-50 बोला। नवागढ़ क्या लग रहा है आपको? नवागढ़ में तो रुद्रगुरु सीट छोड़ के गए हैं अहिवारा की। अच्छा, तो ऐसे देखिए, समाज को बिलोंग करना अलग बात होती है। समाज के आप राजवंश परिवार के हो, ठीक है वहाँ तक, लेकिन क्या आप कल को आप बोलोगे कि मैं आरंग से चुनाव लड़ूंगा? ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जहाँ तक आम जनता की स्वीकारता क्या लग रही है वहाँ पे उसके कैंडिडेट के रूप में? मेरे को जो सूचना मेरे पत्रकार भाइयों से जो वहाँ से मिली, जो चर्चा हुई है पत्रकारों से, कि रुद्रगुरु चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, बेमित्रा तो इनका क्या नाम है, आशीष छाबड़ा वर्सेस दीपेश साहू जो है। नहीं, उसमें आशीष हैवी है, कांग्रेस वहाँ पे बढ़त पे है। कांग्रेस बढ़त में दिख रही है, लेकिन कुछ जानकारियां बेहद चौंकाने वाली होगी। ऐसे तमाम परिणाम, ऐसी उत्सुकता आम जनता की ओर से आ रही थी। लोग हमसे जानना समझना चाह रहे थे। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, किसी पार्टी विशेष के लिए किसी एक विचारधारा से बन के काम नहीं करते। पत्रकारिता समाज के लिए आईने का काम करती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक सम्मान सूचक नाम दिया जाता है, एक ओहदा दिया जाता है। उसी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ऐसी कौन सी ताकतें जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। महादेव सट्टा का भी नाम आया। एन चुनाव के समय 508 करोड़ रुपए का एक पत्र बाकायदा ईडी ने कोर्ट में सबमिट किया, चार्जशीट बना के दिया और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। ईडी के आरोपों को हम ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया ने देखा, वो समाचार हम पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसी ताकतें जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है, आम जनता के मतों की सौदागरी कर सकती है। ऐसे जब माहौल बनते हैं तो आम जनता राजनीति से कहीं ना कहीं दूर होती है। लेकिन हम फिर कहते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। संदीप जी, आज आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।